हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी में जीएस के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आज की क्लास में हमने 40 प्रश्नों को लिया है और इन 40 प्रश्नों के आपको सही सही जवाब देना है और जितने उत्तर सही होते हैं उतने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है कृषि और सहकारिता विभाग, ऑप्शन बी है विनिवेश विभाग, ऑप्शन सी है व्यय विभाग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि और सहकारिता विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका से लिया गया है, बी है ब्रिटेन, सी है रूस, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस से लिया गया है और इसकी शुरुआत भारत में कब से हुई है? 1951 ईस्वी से हुई है और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसमें कृषि पर बल दिया गया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए है आकस्मिकता निधि, बी है सीमा शुल्क निधि, सी है लोक लेखा निधि, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए है RGD एलन, ऑप्शन बी है JR हिक्स, सी है रेवंगर फिशर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिक्स। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर स्पेस कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंतिम वस्तुएं, बी है पूंजीगत वस्तुएं, सी है उपभोग वस्तुएं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोग वस्तुएं। जो अंतिम खरीद वाली वस्तुएं होती हैं वो उपभोग वस्तुएं होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1991, बी है 1981, सी है 1986, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक अधिनियम पारित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए है आयात बंद, बी है निर्यात बंद, सी है आयात निर्यात दोनों बंद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयात निर्यात दोनों बंद। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ये है
गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे से हो सकता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। सी है कि गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक सामान्य विधि आय पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये सी और ये दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है स्वयं सहायता समूह, ये करता है। बी है व्यापारी, ये भी ऋण उपलब्ध कराता है ग्रामीण क्षेत्रों में। सी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। कब? 19 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। जो नाबार्ड बैंक है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश जो तरंग होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये इसका सही उत्तर है। बी में है कि इसका वर्ण विक्षेपण होता है। बिल्कुल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और प्रकाश में जो है कितनी तरंगे निकल कर आती हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 निकल के आती हैं। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये सही है और बी सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तभी तो 7 कलर इधर दिखते हैं। तो ये और बी दोनों सही, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग स्पेस कहलाता है। तात्क्षणिक वेग, परिवर्ती वेग, औसत वेग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तात्क्षणिक वेग। ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गोली चलाने से पहले और बंदूक का संवेग क्या होगा। यानी कि गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा कि गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग 0 होगा। तो ये कथन, पहला कथन सही है। बिल्कुल, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का जो संवेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब बी है गोली का संवेग बंदूक की तुलना में अधिक होगा। नहीं, गलत है। सी है बंदूक का संवेग गोली की तुलना में अधिक होगा। ये भी गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जब गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग 0 होगा और गोली चलाने के बाद जो गोली और बंदूक का संवेग होगा वो समान होगा। तो समान कब होगा? बंदूक चलाने के बाद समान हो जाएगा और चलाने से पहले 0 होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का पानी में वेग है। ध्वनि का जो वेग होता है उस सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। फिर इससे कम होता है द्रव में, फिर इससे कम होता है गैस में। यानी कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोस में, फिर उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। तो जल जो है, पानी जो है क्या है? ये द्रव है। तो जो है इसकी चाल जो पानी में होती है वो 1481 मीटर प्रति सेकंड होती है। 20 का सही उत्तर है। और गैस यानी कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड किस में होती है? वायु में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि यदि आप दूरस्थ स्थित बिंदु यानी कि ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? यह समान ही रहता है, बी है बढ़ेगा, सी है 2 गुना हो जाएगा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ेगा, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो आप इस पर कार्य करते हो, स्प्रिंग की प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है गायब हो जाती है, सी है नियत रहती है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो स्प्रिंग होती है उसे जब दबाने पर संकुचित होते हैं, यानी कि मान लिया जाए ये स्प्रिंग है और ये छोर से इन दोनों को दोनों छोर से जब दबाओगे तो ये कम हो जाएगी। मान लिया जाए इतना थी तो इतना हो जाएगी, इतना कम हो जाएगी। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि स्थितिज जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि संकुचित होने पर स्प्रिंग में क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्पेस के बराबर होता है। ऑप्शन ए है निकाय के वजन के बराबर, बी है निकाय के द्रव्यमान के बराबर, सी है निकाय के दाब के बराबर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निकाय के वजन के बराबर होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पालिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक स्पेस की तरह कार्य करती है, यानी कि जो पालिश किया गया, मान लिया जाए ये चम्मच है। अब चम्मच का जो ये तल होता है ये धंसा हुआ होता है, ये जो तल होता है ये धंसा हुआ होता है। तो धंसा हुआ होता है तो कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो जो अवतल दर्पण होता है वही ऐसा काम करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो अवतल दर्पण है वो आंतरिक सतह से जो है काम करता है। जो धातु वाला चम्मच है वो किसकी तरह काम करेगा? अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अरस्तु की वर्गीकरण प्रणालियों में प्राणियों को में विभाजित किया गया है, यानी कि जो अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली है उसमें प्राणियों को किसमें विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए सुपोषी और परपोषी में, बी है अकोषकीय या एक कोषकीय और बहुकोषकीय, सी है वायवीय जलीय स्थलीय, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वायवीय जलीय और स्थलीय। तो सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलियो यानी पीलिया है, पीलिया यानी कि जिसे जैंडिस कहते हैं, स्पेस किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है दोषपूर्ण जीन्स के कारण, यानी कि डिटेक्टिव जीन्स के कारण होता है, बी है कुपोषण के कारण होता है, सी है विषाणु के कारण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पीलिया है ये वायरस से होता है, यानी कि सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है। यहाँ कह रहा है कि ग्लूकोज बनाती है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके सुक्रोज बनाती है। पहले में कह रहा है ग्लूकोज बनाती है या सुक्रोज बनाती है। तीसरे में कह रहा है सी में कि सुक्रोज सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, सुक्रोज। अब देखिए क्या होता है इसका रासायनिक क्रिया होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि 6 CO2 प्लस H2O, यानी कि
इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर हल करेंगे। अब हल करेंगे तो जो इसका रासायनिक सूत्र होता है 6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य का प्रकाश होता है और नीचे होता है क्लोरोफिल। अब 6 अणु किसके हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 अणु जल के हो गए। अब ये दोनों मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल पौधे के पास होता है, फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ क्या करता है कि ग्लूकोज बनाता है। क्या हो जाएगा? C6H12 और वो 6, ये क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अब ये क्या हो जाएगा कि प्लस 6H2O, यानी कि जो 6 अणु हैं ये किसके रहेंगे? जल के, प्लस 6O2। ये जो इतना भाग है ग्लूकोज के बाद वाला जो भाग है ये क्या है? ये उत्सर्जन होता है, यानी कि जो जल है 6 जल के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु, ये अणु क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ये किस समय होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय। कौन करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? हरे पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग करके क्या बनाते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 12 जल लेते हैं, और फिर ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज बनाकर फिर उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन में ये जल के साथ ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए हमें जो ऑक्सीजन है पेड़ पौधों से मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ कह रहा है कि ग्लूकोज बनाती है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ग्लूकोज ही तो बन रहा है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों में पौधों को पहले परनिषेचित किया गया था और फिर स्वनिषेचित किया गया था। बी है कि पौधों को पहले स्वनिषेचित किया गया था और फिर परनिषेचित किया गया था। सी है केवल संकर पौधों को ही स्वनिषेचित किया गया था। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों को पहले परनिषेचित करके और फिर स्वनिषेचित किया गया था मेंडल के प्रयोग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमेह किसे कहते हैं? मधुमेह कहते हैं जो वो शुगर हो जाता है उसे मधुमेह कहते हैं। तो कह रहा है कि शुगर से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है कि शर्करा अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। बी है उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। सी है इंसुलिन का स्तर शर्करा द्वारा नियंत्रित सामान्य प्रतिक्रिया तंत्र का प्रतिसाद नहीं देता है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, एक होती है अग्नाशय ग्रंथि। मान लिया जाए ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि जो बनी होती है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिका से बनी होती है, और लैंगरहैंस की दीपिकाएं 3 सेल से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा से बनी होती हैं, और जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में किसको मैनेज करता है? ग्लूकोज को मैनेज करता है। यानी कि इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। तब जब इंसुलिन कम हो जाता है, जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो उस मात्रा में जितना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम होती है। जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो कम ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा, तब क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, यानी कि जो शर्करा की मात्रा होगी वो शरीर में बढ़ेगी। इसी को शुगर कहते हैं कि शुगर बढ़ गया है। तो ये किसके कारण होता है? कि उनके शरीर में मौजूद जो इंसुलिन होता है
उसका स्तर शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। यानी कि जो ग्लाइकोजन में बदलता है तो उतनी मात्रा में नहीं बदलता है। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो जो शर्करा होगी यानी कि ग्लूकोज होगा वो कम ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा, तो एक्स्ट्रा शर्करा जो बचेगा शरीर में तो यही तो होगा कि जो है शर्करा बढ़ेगी यानी कि शुगर बढ़ेगा। तो यही होता है कि शुगर बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस पादप ऊतक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभोजक नहीं है। ऑप्शन ए है पार्श्व यानी कि लेटेरल, बी है मध्य निविष्ट, सी है जाइलम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हमें कोई ऑप्शन नहीं पता है लेकिन हम एक ऑप्शन तो जानते हैं जाइलम। जाइलम और फ्लोएम ये दो जटिल ऊतक होते हैं। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये दो जटिल संवाहनी ऊतक होते हैं। इसे अस्थाई ऊतक भी कहते हैं। तो हमें एक तो पता है, बाकी इन दोनों के बारे में नहीं जानते हैं। मान लिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कौन से विभोजोतक ऊतक हो जाएंगे ये दोनों। और ये नहीं वाला पूछ रहा है कि कौन सा विभोजोतक ऊतक नहीं है, तो यही वाला नहीं है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अस्थाई ऊतक हैं, संवाहनी ऊतक हैं। जो जाइलम होता है ये पौधों के जड़ से जल को ले जाकर पौधे के पूरे भाग में फैला देता है जल को। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पौधों की पत्तियों से भोजन को उठाता है और पौधे के पूरे भाग में पहुंचा देता है। तो खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती है। बिल्कुल बात सही है कि जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, वो चाहे पौधा हो चाहे पशु हो, वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं उसको। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरी शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसा कि ऑप्शन ए है कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, बी है प्रोटीन, सी है एमिनो एसिड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेंगे, नाइट्रेट के रूप में। इसीलिए जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है, ये जो कुछ जीवाणु होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, और नीलहरी शैवाल होते हैं जो पाए जाते हैं। नीलहरी शैवाल और जीवाणु ये दोनों मिलकर जो प्रकृति में नाइट्रोजन पाया जाता है उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और नाइट्रेट परिवर्तित कर देते हैं तो जड़ से जो है पौधा नाइट्रेट के रूप में प्राप्त कर लेता है। किसको, नाइट्रोजन को। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा नाइट्रेट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उभयलिंगी फूल में से मौजूद 4 भाग निम्न हैं। ऑप्शन ए है बाह्य दल, पराग दल, पुंज, अंडप, बी है पंखुड़ी, बाह्य दल, अंडप, पुंकेश्वर, सी है पुष्पकोश, पुमंग, दल, पुंज, जायांग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पकोश, पुमंग, दल, पुंज, जायांग। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं। ऑप्शन ए है नेफ्रीडिया, बी है मूत्रवाहिनी, सी है मूत्रमार्ग, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मूत्रमार्ग। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन स्पेस की क्रिया से होता है। कहाँ से, आंतरस से होता है। बी कह रहा है पित्तरस से होता है, सी कह रहा है अग्नाशय रस से होता है, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर ये ऑप्शन कि जो आंत रस होता है, ये जो आंत होती है वहाँ से रिलीज होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहयोग करता है।
तो ये इसका सही जवाब है, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब रुधिर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन सा रोग लक्षण है? टाइफाइड है, जोड़ों में सूजन है, या हेपेटाइटिस बी? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो यूरिक एसिड है इससे ना टाइफाइड होता है, ना हेपेटाइटिस बी होता है, ना जोड़ों में सूजन होती है, तो इससे एक गाइट रोग है वो होता है, गाउट रोग। गाउट रोग किससे होता है? यूरिक एसिड की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो गाउट रोग से जो होता है ये जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए जो है अब यहाँ गाउट होता तो सही हो जाता, अब है नहीं ऑप्शन में, इसलिए ई इसका सही जवाब होगा। तो ई सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सभी कायिक मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। बी है कि सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। सी कह रहा है कि सभी मनुष्यों के शरीर में डीएनए की मात्रा समान होती है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है कि सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक पे डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए की जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वहाँ पर डीएनए पाया जाता है, और सब डीएनए की जो मात्रा होती है सभी कोशिकाओं में समान होती है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैं कह रहा कि सभी कायिक मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है, अब यहाँ कायिक मानव कह दिया है इसलिए गलत हो गया। सी कह रहा है कि सभी मनुष्यों के शरीर में, तो सबसे जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हमारा? बी है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कठोर साबुन है। ऑप्शन ए है कि उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण, बी है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, सी है उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो साबुन होते हैं, तो बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक, चाक, पाउडर, कपूर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपतन, बी है जल में विघटन, सी है निस्यंदन वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपतन मिट्टी के तेल में विलयन, निस्यंदन वाष्पीकरण, मिट्टी के तेल में विलयन, निस्यंदन वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपतन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए क्या है? ऊर्ध्वपतन। और ऊर्ध्वपतन किस में उपयोग होता है? ऊर्ध्वपतन मतलब क्या होता है कि जो गैस या द्रव से सीधे ठोस में जब परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं, और ऊर्ध्वपतन केवल कपूर में होता है। कपूर ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, या तो इसीलिए ये ऊर्ध्वपतन के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत को प्रदर्शित करेगी? ऑप्शन है सोडियम, बी है सीजियम, सी है मैग्नीशियम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब बताइए। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी, सीजियम। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ यक्ष स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के बारे में सत्य कथन है? ऑप्शन ए है कि यक्ष एक क्षारक नहीं है बल्कि क्षार है, बी है कि यक्ष क्षार नहीं है बल्कि क्षारक है, यक्ष है कि क्षारक भी है और क्षार भी है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स क्षारक भी है और क्षार भी है, तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कि विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं,
बी है विकिरण केवल दिन के समय उत्सर्जित होते हैं। सी है विकिरण ग्रीष्म ऋतु में शरीर से उत्सर्जित होते हैं और शीत ऋतु में शरीर द्वारा शोषित होते हैं। डी है उपरोक्त में से एक से थी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि विकिरण अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। ये जो विकिरण होते हैं ये अवरक्त क्षेत्र में होते हैं और अपने माध्यम को यानी कि जिस मीडियम में आते हैं उसको हीट करते रहते हैं यानी कि गर्म करते रहते हैं। अब ये अवरक्त किरणें होती क्या हैं? अवरक्त विकिरण होता है जैसे जो टीवी रिमोट होता है और वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, इसकी जो किरणें होती हैं, जो तरंगें होती हैं, वो क्या होती हैं? वो अवरक्त विकिरण होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है NaCl, बी है KNO3, सी है Na2CO3, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी KNO3। यह एक प्रबल अम्ल है और इसी के द्वारा अम्लीय घोल की पहचान की जाती है। तो बी इसका सही उत्तर है। बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? यानी कि हम जब एक आंख से देखते हैं और जहां दो आंख से देखते हैं तो दो आंख से हमें एक आंख से बेहतर दिखाई देता है। तो इसका जवाब पूछ रहा है कि क्या कारण है कि दो आंख से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या थोड़ा संतुलन में दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्योंकि दोनों लेंस एक साथ बेहतर अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे रेटिना पर प्रखर प्रतिबिंब बनता है। बी कह रहा है कि क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों समरूपों प्रतिबिंब का संयोजन तीन आयामी त्रिविम दृष्टि प्रदान करता है। सी है कि क्योंकि दोनों नेत्र मस्तिष्क में स्नायु द्वारा संयोजन रहते हैं अतएव मस्तिष्क में तेजी से संदेश का संचारण करता है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही क्रम है? अब यहाँ आ गया अम्लीय शक्ति। अब ये हिंदी में है, अब हिंदी मीनिंग हमें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसे इंग्लिश में सोचेंगे कि अम्लीय यानी कि एसिड पावर किसकी पावर ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए जल है। जल क्या है? जल उदासीन होता है यानी कि जल का pH मान 7 है तो जल उदासीन है। अब जल से अब यहाँ क्रम अनुसार बताना है कि जल है, इसके बाद उससे ज़्यादा किस्में हैं, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा किस्में हैं तो जल उदासीन होता है। यहाँ तो अम्लीय कुछ नहीं होती है। अब एसिटिक जो एसिड है ये क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये प्रबल अम्ल है। एसिड, अच्छा आप ये कैसे जानोगे कि कौन सा दुर्बल अम्ल है कौन सा प्रबल अम्ल है? तो सरलता से पहचानने के लिए होता है कि जिस अम्ल को हम सब खाते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू वाला, और ये है एसिटिक अम्ल सिरका वाला, फार्मिक एसिड, ये सब क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। जिस अम्ल को हम खाने में उपयोग करते हैं उसे दुर्बल अम्ल वो दुर्बल अम्ल होता है, तभी हम खा पाते हैं। प्रबल अम्ल को हम नहीं खा पाएंगे, जो प्रबल एसिड होगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसे HCl कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे पेट में पाया जाता है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो इसलिए जो जल है ये उदासीन है। और जल से ज़्यादा अम्लीय कौन है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि पेट वाला एसिड। ये तो कैसा एसिड है? सिरका वाला एसिड है। इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सीरियल से क्रम में है। अब यहाँ देखिए जल है, जल के बाद ये प्रबल अम्ल आ गया, फिर दुर्बल अम्ल आ गया, तो ये कहाँ है? ये बन नहीं पाया क्रम इसका। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित प्रभावी है? वायु प्रदूषण को कौन जो है नियंत्रित करने में प्रभावी है? हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। ये है कि डीजल वाहन चलाओगे तो और ज़्यादा प्रदूषित होगा, इसलिए डीजल वाहन हमें नहीं चलाना है। बी है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या चीज़ें आती हैं?
जीवाश्म ईंधन में वह सभी चीज़ आती हैं जो जीवाश्मों द्वारा बनी हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, कोयला, ये सभी क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। और जो प्रदूषण का स्रोत है मुख्य रूप से वो जीवाश्म ईंधन है। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और कोयला, इन्हीं जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। ये कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं अपने प्रदूषण में? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस पृथ्वी के तापमान को गर्म करती है। तो इसलिए जो है इसमें ये क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, नकारात्मक है। इसमें पूछ रहा है नियंत्रित हमें वायु प्रदूषण को करना है। सी में कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं? सॉरी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत वह हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये वह ऊर्जा हैं जिनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो हमें प्रदूषण ना होने वाले ऊर्जा का प्रयोग करना है। तो इसलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था? 1984 में, 1981 में, 1978 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 या 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और इसमें जो है मिक गैस का रिसाव हुआ था। मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यह एक अमेरिकी कंपनी थी जो भारत में कीटनाशक रसायन का उत्पादन कर रही थी। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन ये होगा। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1981 में, 80 में, 87 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1981 में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये इसका सही उत्तर है। और जल प्रदूषण अधिनियम पूछता है तो जल प्रदूषण रोकथाम जो अधिनियम है वो 1974 में आया। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, फूल। कोई ऐसा पौधा है जिससे हम एक फूल से उस पौधे का निर्माण कर सकते हैं? कोई पौधा ऐसा है ही नहीं। यानी कि जो फूल होता है वो प्रवर्धन में काम नहीं आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये उसका सही उत्तर है, फूल। तना देख लेते हैं। जैसे गुलाब हुआ और बहुत सारे पौधे, उनका तना लगाओगे तो एक पौधे का रूप ले लेंगे। यानी कि तना प्रवर्धन में इस्तेमाल होता है। मूल मतलब रूट यानी कि जड़। जो जड़ होता है, क्या जड़ इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। कोई जो पौधा होता है वो जिस कलम वलम लगाते हैं उसकी जड़ से ही तो दूसरा पौधा बनाते हैं। तो ये जड़ का उपयोग और तना का उपयोग वनस्पति प्रवर्धन यानी कि पेड़ पौधे का जो प्रवर्धन होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सी और बी ये दोनों सही है। और इसमें पूछ रहा था कि कौन इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रवर्धन में, तो फूल का प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। ये इसका सही उत्तर है। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और जितने उत्तर आपके सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।